तो चलिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है इसके अंदर। अभी तक आपने प्रूव किया है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों ही केस में सेम रहती है, रो बाय टू इंटीग्रेशन फाई कर्ल फाई बाय कर्ल एंड डीएस। ठीक है, ये आपने प्रूव किया था। आज हम जो थ्योरम करने वाले हैं वो हम ये दिखाने वाले हैं। देखो हमने दो केसेस लिए थे कि या तो आपका रिजिड सरफेस ही रेस्ट पे हो, या आपने केस लिया था कि आपका इन्फिनिटी पे जाके रेस्ट में हो जाए लिक्विड। दो अलग अलग केस लिए थे। फाइनाइट के केस में हमने ऐसा लिया था कि कुछ सरफेस बाउंड्री होए, ठीक है, और एक आपने लिया था सेकंड वाला कि इन्फानाइट फ्लूइड है जो रेस्ट एट इन्फिनिटी है, वो आपने लिया था। आज हम उन दोनों में एक एडिशनल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कंडीशन ये है कि जो हम सरफेस लेते हैं वो अगर हम रिजिड सरफेस ले लें, रिजिड सरफेस एट रेस्ट, या फिर हम ये ले लें, और सेकंड केस भी साथ में ले रही हूँ, और इन इनफाइनाइट फ्लूइड के केस में, ये तो फाइनाइट फ्लूइड का केस है जो ऊपर लिखा है, या फिर हम कह रहे हैं और इन इनफाइनाइट फ्लूइड एट रेस्ट एट इंफिनिटी, कि इंफिनिटी पे जाके रेस्ट में हो ये वाला इनफाइनाइट फ्लूइड, एंड साथ में एक और कंडीशन है इसमें, एंड बाउंडेड इंटरनली, एंड बाउंडेड इंटरनली बाय रिजिड बॉडी। तो जो इंटरनल वाली था सरफेस वो भी रिजिड बॉडी हो जाए एट रेस्ट। तो दोनों में हमने सेम चीजें लगाई है कि रिजिड बना दो बॉडी को। जो भी हमने सरफेस ली, और रिजिड सरफेस और फाइनाइट के केस में भी और इनफाइनाइट के केस में भी दोनों को हम रेस्ट में ले आए हैं। ठीक है, जो कंडीशन थी वही वाली। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपका क्या होगा, इरोटेशनल मोशन पॉसिबल ही नहीं होगी। दिस इंप्लाइज, दोनों ही केस क्या इंप्लाई करेंगे कि असाइक्लिक इरोटेशनल मोशन नॉट पॉसिबल। दोनों ही केस आपके ये इंप्लाई करेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि आपका मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा, नो मोशन पॉसिबल इन केस ऑफ आइदर रिजिड सरफेस एट रेस्ट, इन केस ऑफ फाइनाइट फ्लूइड, और इन केस ऑफ इनफिनाइट फ्लूइड में रेस्ट एट इन्फिनिटी एंड रिजिड बॉडी एट रेस्ट, जो इंटरनल बॉडी है वो भी रेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये थ्योरम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो सभी। 2.4 जो थ्योरम आपकी है, आई थिंक आपके नोट्स में कुछ और नंबर हो सकते हैं। शो दैट अ साइक्लिक इरोटेशनल मोशन is impossible in a finite volume of fluid bounded by rigid surface at rest, or in infinite fluid at rest at infinity and bounded internally by rigid body at rest। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर हुई है? यस मैम। चलिए, तो दोनों ही केस में कल हम काइनेटिक एनर्जी निकाल के आए हैं। तो हम उल्टा सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। हमने क्या किया प्रूफ के लिए, उल्टा सपोज कर लिया, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। इफ पॉसिबल, सपोज कि आपका जो असाइक्लिक इरोटेशनल मोशन है वो पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, इज पॉसिबल। पॉसिबल होने का मतलब क्या है, आपका क्यू मिल रहा है, वेलोसिटी है, मोशन होना मतलब वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के साथ साथ इरोटेशनल भी बोले तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी है। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि फाई एग्जिस्ट कर रहा है, फाई एग्जिस्ट। तो इसलिए हमने लेट कर लिया फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल है। बस कहने का मतलब इतना ही है कि हमें क्यू को जीरो दिखाना है, यहाँ पे मोशन नहीं है, क्यू को जीरो दिखाना है अपने एंड में यहाँ पे जाके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ को। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बताते हैं दोनों ही केस में। रो बाय टू टाउ, क्यू का स्क्वायर था तो मैं डेल फाई का स्क्वायर डी टाउ भी लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल टू रो बाय टू ऑन द सरफेस एस फाई कर्ल फाई बाय कर्ल एम डी एस, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले पढ़े। वेयर फाइनाइट के केस में तो एस क्या था आपका, फाइनाइट के केस में एस इज सम ऑफ ऑल रिजिड बाउंड्रीज। जितनी भी हमने अंदर बाउंड्रीज ली थी वो वाली ले ली हमने, रिजिड भी बोला है साथ में क्योंकि क्वेश्चन में रिजिड गिवन है। जब टाउ क्या है इसमें, फाइनाइट वॉल्यूम फाइनाइट है, और या फिर क्या हो सकता है, और दोनों का मैंने फॉर्मूला इकट्ठा ही लिखा है, और एस इज सम ऑफ इंटरनल रिजिड बॉडीज। इन्फिनिट के केस में क्या था, इंटरनल रिजिड बॉडीज जो थी उनको हमने एस बोला था, उनके सम को। वेयर
टाउ इज इनफाइनाइट। तो दोनों के केसेस का लिख दिया जो हमारा था कंबाइन करके, ठीक है। अब क्योंकि आपको यहाँ पे बाउंड्रीज रिजिड दे रखी है, तो रिजिड होने का मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहोगे? बाउंड्री रिजिड है तो वहां से क्या इंप्लाई कर सकते हो आप? मैम फ्लूइड वहां से बाहर नहीं जा सकता या तो बाहर ये नहीं जा सकता, मतलब ये कह सकते हैं कि बाउंड्री के अलाउंग जो नॉर्मल होता है ना, वहां पे आपका वेलोसिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई एक तरीके से, वहीं के वहीं बंद गई है। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी आपकी जीरो है, कि नॉर्मल के अलाउंग जो वेलोसिटी है वो हमारी जीरो हो गई है, क्योंकि बाउंड्री पे ही हमेशा नॉर्मल निकलता है। तो बाउंड्री के ऊपर हम रिजिड कह रहे हैं, मतलब बाउंड्री से मोशन पास नहीं हो पा रही, रिजिड हो गई, वो एक स्ट्रॉन्ग है जो उसको पास नहीं होने दे रहा फ्लूइड को, तो नॉर्मल वेलोसिटी इज जीरो, ये हम यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं। तो विच इज दैट इज नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है आपका, क्यू डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। और पहले भी बताया था क्यू डॉट एन को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल फाई बाय कर्ल एन इज इक्वल टू जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ एस। बाउंड्री के या एस के जो रिजिड सरफेस है आपका, सरफेस के हर पॉइंट पे आपका कर्ल फाई बाय कर्ल एन क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये हमारे पास रिजिड से हमें एक कंडीशन मिली एक तरीके से, कर्ल फाई बाय कर्ल एन इज इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन को उठा के अप्लाई कर दो काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम इसको जीरो ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जीरो हो गया, और ये जीरो होने का मतलब ये वाला भी इक्वल टू जीरो हो गया। और अगर आपके पास ये जीरो है, मतलब क्यू का स्केयर जीरो होगा, क्योंकि रो तो पॉजिटिव है, टाउ भी एक वॉल्यूम है, तो कौन जीरो होगा, क्यू जीरो होगा। तो ऑल ओवर इस कंडीशन से कौन निकल के आया है, जीरो, क्यू। तो फ्रॉम बोथ द कंडीशंस जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से टाउ क्यू स्केयर डी टाउ इज इक्वल टू जीरो, अगर विच इम्प्लाइज क्यू स्केयर इज इक्वल टू जीरो, एंड विच इम्प्लाइज क्यू जो वेक्टर है एट ईच पॉइंट ऑफ टाउ वो क्या है, जीरो है। मतलब वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है, वो जीरो हो गया, लिक्विड रेस्ट पे हो गया है। इट मीन्स कोई रोटेशनल मोशन पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जो हमने लिया था क्वेश्चन में वो गलत है कि मोशन पॉसिबल है, यहाँ तो मोशन ही जीरो हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा था, क्लियर हुआ है? यस मैम। चलिए, तो इसके बाद आपका एक इसी की क्रॉलरी और करेंगे हम। इसी की क्रॉलरी है, क्या है क्रॉलरी, कि अगर कोई सॉलिड बाउंड्री मोशन में थी, मतलब पहले तो मोशन थी उसके अंदर, हम ये नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, कोई बाउंड्री थी, रिजिड नहीं है आपकी बात, कोई भी सॉलिड बाउंड्री, एनी सॉलिड बाउंड्री, रिजिड नहीं बोल रहे हैं स्पेशली, एनी सॉलिड बाउंड्री जो पहले मोशन में थी, लेकिन हमने उसको एकदम रेस्ट पे ले आए, एकदम रेस्ट पे ले आए। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो एक बार रेस्ट पे आ गई है ना, तो उसके बाद वो रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे हमने पहले भी एक थ्योरम ऐसा किया था, वही हम बात कर रहे हैं कि if the solid boundary in motion are instantaneously brought to rest, show that the motion of fluid will instantaneously cease to be irrotational। मतलब वहां पर मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा, मोशन रुक जाएगा, इरोटेशनल बन ही नहीं पाएगा। अगर सीज मतलब होता है रुकना, वो चीज स्टॉप हो गई तो वो इरोटेशनल नहीं बन पाएगा मोशन, हम ये कह रहे हैं। तो हम उल्टा मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए। लेट assume that motion remain irrotational, कि मोशन इरोटेशनल रहेगा ही। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा था, हमें दे रखा था कि आपने जो सॉलिड बाउंड्री थी, जो एस थी, उसको एकदम रेस्ट पे ले आए। एकदम रेस्ट पे लाना मतलब एस के हर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई है एट ईच पॉइंट ऑफ एस, यही कहेंगे हम उस इंस्टेंट पे। और क्यू का जीरो होने का मतलब क्या है, डेल फाई जीरो हो गया, क्योंकि रोटेशनल मोशन तो दे ही रखा है, उसको हमें रोकना है आगे होने से। पहले तो रोटेशनल था जब तक वो रेस्ट पे नहीं आया। इट मीन डेल फाई जीरो, डेल फाई जीरो मतलब फाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया आपका। और फाई कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कर्ल फाई बाय कर्ल एन जीरो हो गया, डेरिवेटिव तो जीरो हो गया। तो इनडायरेक्टली ये वाली थ्योरम वही थ्योरम बन गई, क्योंकि यहाँ से वही कंडीशन आ गई जो रिजिड बाउंड्री ने दी थी। रिजिड बाउंड्री ने कंडीशन दी थी आपकी कर्ल फाई बाय कर्ल एन जीरो, वो कंडीशन यहाँ पे हम घुमा फिरा के लेके आए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। तो एक बार अगर एस पे आपका क्यू जीरो हो गया है, तो एक बार जीरो होते ही फिर डेल फाई जीरो, फाई कांस्टेंट, वहां से कर्ल फाई बाय कर्ल एन, इन शॉर्ट जीरो ही आ गया। तो दोनों थ्योरम आपस में सेम ही है, बस ये उसी का सब पार्ट है, इसमें दो स्टेप एक्स्ट्रा हो रहे हैं बस। वहां पे रिजिड वाला केस लगा था, यहाँ पे रिजिड वाला केस ना लग के आपका जो रिजिड वाली कंडीशन ही है वही निकल आई है, ठीक है। तो क्लियर हुई है ये वाली थ्योरम भी? यस मैम।
हाँ, चाहे ये छोटी थ्योरम है आपकी, लेकिन पेपर में आ जाती है बाय चांस, क्योंकि लास्ट से कोई क्वेश्चन तो आएगा, और उनमें से 4 एक थ्योरम ही है लास्ट में जो आपकी सारी इजी इजी हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको कर लेना, छोटे छोटे हैं चाहे, लेकिन स्किप मत करना इनको। इसको क्या कहते हैं, बढ़ा के लिखना तो आप अच्छे से जानते ही हैं कैसे लिख सकते हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना थ्योरम के प्रूफ में। अब लास्ट जो थ्योरम रहेगा दैट इज यूनिकनेस थ्योरम। नेम से भी बोल सकते हैं इस थ्योरम को, यूनिकनेस थ्योरम है आपकी ये, कि आपके पास जो भी मोशन हो उसमें वेलोसिटी पोटेंशियल जो है आपका, या जो ई रोटेशन मोशन है, वो कभी भी दो नहीं हो सकते एक मोशन में, दो डिफरेंट फॉर्म नहीं हो सकते उनकी, मतलब एक सिंगल ई रोटेशन मोशन ही पॉसिबल है किसी भी फ्लूइड में, मतलब यूनिक वेलोसिटी ही रहेगी, यूनिक फाई की वैल्यू ही रहेगी, हम ये कहना चाह रहे हैं शॉर्ट में। और अगर यूनिक नहीं रहेगी फाई की वैल्यू, तो उनमें डिफर बाय कांस्टेंट होगा हद से हद, जो हम उस दिन भी बताते हैं असाइक्लिक वाला मोशन वाला केस, ठीक है, तो सिंगल वैल्यूड ही होगा, वो हमें दिखाना है यहाँ पे। तो यूनिकनेस थ्योरम स्टार्ट करते हैं, दोनों केस में दिखाएंगे, एक को हम यूनिकनेस थ्योरम थ्योरम 1 से बोल रहे हैं, और दूसरी आपकी इस बुक में यूनिकनेस थ्योरम थ्योरम 2 करके दे रखी है। तो यूनिकनेस थ्योरम 1 क्या है आपकी, अगर आपका रीजन फाइनाइट है, तो फाइनाइट वाला पहले हम कर रहे हैं, जब रीजन इज फाइनाइट, टाउ जो आपका फाइनाइट है, तो प्रूव क्या करना है, देन ओनली वन इरोटेशनल मोशन इज पॉसिबल, वन इरोटेशनल मोशन इज पॉसिबल व्हेन द बाउंड्रीज हैव, देखो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन ध्यान से देखना, व्हेन द बाउंड्रीज हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी, ये ध्यान से पढ़ना, कि बाउंड्री पे सेम वेलोसिटी रहेगी, मतलब जो बाउंड्री पे नॉर्मल रहता है, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी अगर आप दो अलग अलग ले भी रहे हैं तो वो सेम रहेंगी। जैसे मैंने मान लिया कि दो मोशन पॉसिबल हैं, से एक q1 वेलोसिटी है, दूसरे की q2 है, या फिर वेलोसिटी पोटेंशियल से अलग अलग कर लो, phi1 और phi2, v2 वेलोसिटी पोटेंशियल्स फॉर अ फ्लूइड हुज रीजन इज फाइनाइट। हमने उल्टा सपोज के लिए, हमें दिखाना था वन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमने दो ले लिए, लेट phi1 एंड phi2 बी टू डिफरेंट वेलोसिटी पोटेंशियल। तो जो दो हमने लिए हैं, पहली बात तो कि ये आपके लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसको सेटिस्फाई करेंगे, और क्यू की वैल्यू डेल फाई हमने पुट कर दी, तो ये तो है ही है, ये कंडीशन तो है ही है। सेकेंड कंडीशन जो भी हमने कही है कि दोनों की बाउंड्री पे वैल्यूज सेम रहेंगी, एक तरीके से प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी है दोनों की बाउंड्री पे, तो चाहे मैं Q1 डॉट एन कहूँ या Q2 डॉट एन कहूँ, दोनों इक्वल है यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन ये इंप्लाई कर रही है आपके, जिसको आप क्या बना सकते हो, डेल फाई डॉट एन, यहाँ पे भी डेल फाई टू डॉट एन, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल फाई बाय 1 बाय एन, और इज इक्वल टू कर्ल फाई टू बाय कर्ल एन। तो ये कंडीशन आपको इन शॉर्ट दे रखी है, कर्ल फाई 1 बाय कर्ल एन इज इक्वल टू कर्ल फाई टू बाय कर्ल एन, ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने वाले प्रूफ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, जो हमने सपोज किया उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक नया फंक्शन फाई बनाएंगे, और फंक्शन कैसे बनाएंगे, इन दोनों के डिफरेंस से, जो हमने दो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कराए हैं उनके डिफरेंस से हमने phi1 माइनस phi2 लेके एक फाई बनाया है। देखते हैं ये फाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। डेल स्क्वायर फाई निकालोगे तो डेल स्क्वायर phi1 माइनस डेल स्क्वायर phi2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास जीरो है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो, तो ये तो आ गया जीरो। दूसरी कंडीशन देखते हैं ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कर्ल फाई बाय कर्ल एन कैसा बन रहा है, इस पे भी कर्ल phi1 बाय कर्ल एन हो जाएगा, कर्ल phi2 बाय कर्ल एन, क्योंकि फाई क्या था, phi1 माइनस phi2। अब ये दोनों तो इक्वल थे, तो इन दोनों को इक्वल रखते ही ये क्या आ गया, जीरो आ गया आंसर। तो कर्ल फाई बाय कर्ल एन यहाँ पे जीरो आ गया, और ये वही पिछले वाली कंडीशन आ गई हमारे पास, जो रिजिड बाउंड्री थी ना, वहां से कर्ल फाई बाय कर्ल एन आपका यहाँ पे जीरो आ गया एट ईच पॉइंट ऑफ एस। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि फाई तो है हमारे पास, फाई भी पॉसिबल है, फाई भी डेल स्क्वायर फाई को जीरो दिखा रहा है, और यहाँ पे कर्ल फाई बाय कर्ल एन जीरो आ रहा है, और जैसे ही कर्ल फाई बाय कर्ल एन जीरो आता तो हम वहां से क्या इंप्लाई कर देते थे,
कि क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे करते थे इन भाई, काइनेटिक एनर्जी लिखो फाई के लिए, फाई इज पॉसिबल मोशन, फाई के लिए लिखो अब काइनेटिक एनर्जी, रो बाय टू क्यू का स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू रो बाय टू फाई कर्ल फाई बाय कर्ल एंड डी एस, फाई के लिए लिखा मैंने, कर्ल फाई बाय कर्ल एंड जीरो है तो यहाँ पे आ गए हम, तो क्यू स्क्वायर भी क्या हो गया, जीरो, क्यू स्क्वायर जीरो होते क्यू जीरो, और क्यू जीरो का मतलब क्या होता है, क्यू जिससे बना है डेल फाई से बना था, तो डेल फाई जीरो हो गया था, माइनस डेल फाई जीरो, डेल फाई जीरो, और डेल फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई क्या था, फाई वन माइनस फाई टू लिया था हमने कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि डेल फाई वन इज इक्वल टू डेल फाई टू, और इसका मीनिंग क्या है आपके पास कि कहीं ना कहीं Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों पे नेगेटिव ले लूं, मतलब दोनों ही सेम वेलोसिटी रख रही हैं, कोई दो पॉसिबल अलग अलग मोशन नहीं है, एक सिंगल मोशन ही पॉसिबल है, क्योंकि जो हमने अलग अलग लिए थे वो लास्ट में जाके सेम ही हो गए, हद से हद क्या होगा उनके बीच में डिफर बाय कांस्टेंट हो सकता है, तभी तो डेल फाई वन इज इक्वल टू डेल फाई टू आया है। तो बात समझ आई है, यहाँ पे भी घुमा फिर आके हर थ्योरम में कर्ल फाई बाय कर्ल एंड जीरो लाना है, बस उसी से बात बन गई, लेकिन लिखने का प्रोसीजर तो रहना ही चाहिए, थ्योरम में करना है क्या प्रूव वो तो पता ही होना चाहिए, हो जाएगा। यस मैम। तो अब अपना लास्ट जो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, नेक्स्ट फिर यूनिकनेस थ्योरम, आपके थ्योरम सेकंड, जिसमें आपको रीजन इनफाइनाइट लेना है। तो अब की बार आपने क्या लिया है यहाँ पे कि रीजन जो है वो इनफाइनाइट है, और साथ साथ आपने वही वाली कंडीशन भी ली कि फ्लूइड एट रेस्ट एट इंफिनिटी, फ्लूइड एट रेस्ट एट इंफिनिटी, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ओनली वन इरोटेशन मोशन इज पॉसिबल, इरोटेशनल मोशन इज पॉसिबल, कब, सेम कंडीशन, लेकिन अब की बार कंडीशन किस पे लिखी, वहां था बाउंड्रीज है प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी, यहाँ होगा व्हेन इंटरनल बाउंड्रीज है प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी, ठीक है, इंटरनल बाउंड्रीज प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी। तो सेम तरीके से मान लो दो ले लिया हमने मोशन पॉसिबल, बिल्कुल सेम करना है प्रूफ इसका, बस थोड़ा सा चेंज आएगा कि हमने दो मोशन पॉसिबल ले लिए, लेट फाई वन एंड फाई टू, टू मोशन ले लिया, और उसी तरीके से सेम इनकी बाउंड्री जो है कंडीशन है कर्ल फाई वन बाय कर्ल एन इज इक्वल टू कर्ल फाई टू बाय कर्ल एन, क्योंकि इंटरनल बाउंड्री प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी, और इस केस में इंटरनल बाउंड्री को ही एस बोलते थे, तो वही सेम बात होगी कि नॉर्मल वेलोसिटी सेम हो दोनों की, और नॉर्मल वेलोसिटी सेम मतलब कर्ल फाई वन बाय कर्ल एन इज इक्वल टू कर्ल फाई टू बाय कर्ल। यहाँ पे एक कंडीशन एक्स्ट्रा और है आपके पास, एक पर शांति से, यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है एक्स्ट्रा आपके पास कि दोनों की वेलोसिटी इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रही है, आपने ये बोला ना कि जो भी मोशन है वो मोशन एट रेस्ट एट इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बोला आपने, मतलब दोनों ही Q1 भी और Q2 भी जीरो हो रहे हैं कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो ये कंडीशन और है आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे हम कर कैसे सकते हैं, सेम तरीके से फाई कंसीडर करो, फाई क्या था, डिफरेंस ऑफ फाई वन माइनस फाई टू, फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, यहाँ से अगर हम डेल स्क्वायर फाई निकालेंगे, अगेन डेल स्क्वायर माइनस फाई वन फाई टू, वो अगेन वही जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, और सेम तरीके से ही कर्ल फाई वन बाय कर्ल एन, कर्ल फाई टू बाय कर्ल एन, वो भी जीरो आ जाएगा ना, मतलब कर्ल फाई बाय कर्ल एन भी जीरो आने वाला है ऑन एस, एस पे बात कर रहे थे हम, ठीक है, एस पे, तो मतलब एस के ऊपर आपका Q डॉट एन जीरो, मतलब जो हम ये भी कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू जीरो ऑन सरफेस, यही तो कहना चाह रहे थे हम कि Q जीरो आएगा ऑन सरफेस। अब बात करते हैं एक बार इन्फिनिटी पे और कर लेते हैं बात, क्योंकि इन्फिनिटी नई कंडीशन है इसके अंदर, यहाँ तक तो सेम ही प्रूफ रहेगा इंटरनल बाउंड्री का, तो Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होता है आपके पास, यहाँ पे जब मैं फाई वन माइनस फाई टू पुट करूंगी बन जाएगा माइनस डेल फाई वन प्लस डेल फाई टू बन गया, ठीक है, और माइनस डेल फाई वन तो आप लिख सकते हो Q1 फर्स्ट वेलोसिटी, और इसको लिख सकते हो माइनस Q2, तो आप जानते हैं Q1 भी जीरो है, Q2 भी जीरो एट इन्फिनिटी, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू जीरो एट इन्फिनिटी, मतलब आपने इन शॉर्ट यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि Q इज इक्वल टू जीरो एट इन्फिनिटी,
तो आपने ये दिखा दिया कि बाउंड्री पे भी जीरो है और इंफिनिटी पे जाके भी जीरो है, मतलब क्यू जो है आपका एवरीवेयर जीरो हो गया, क्योंकि इंफिनिटी पे भी जीरो ही निकल के आया, कोई फर्क तो आया नहीं। मतलब दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर ऑन सरफेस एंड ऑल्सो एट इंफिनिटी, दोनों तरफ दिखा दिया आपने। इट मीन्स दिस इंप्लाइज डेल फाई इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर विच इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट एवरीवेयर, यही आ गया आपके पास। और फाइव क्या था, फाइव वन माइनस फाइव टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमने वही दिखा दिया है कि यहाँ पे डिफर बाय कांस्टेंट होंगे, वही तो दिखा दिया, डिफर बाय कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे क्यू की टर्म में निकालोगे तो क्यू वन माइनस क्यू टू जीरो, मतलब क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू ही आ जाएगा, बात तो एक ही है। चाहे वेलोसिटी को इक्वल दिखाओ, चाहे आप यहाँ पे कांस्टेंट को जीरो ले लो विदाउट लॉस ऑफ जेनरेलिटी, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हम इजी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट जीरो चूज कर लिया हमने, तो तब भी क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू ही आ रहा है। और वैसे भी ये देखो क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू मैंने जीरो क्यों लिखा, क्योंकि डेरिवेटिव करने पे आता है, डेल फाइव वन माइनस डेल फाइव टू और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ से इसका नेगेटिव लेंगे, इसका पॉजिटिव, क्यू वन बन गया, क्यू टू बन गया, विच इम्प्लाइज क्यू वन इज इक्वल टू क्यू, मतलब दोनों मोशन सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन इन्फिनिटी वाली और आपको करके दिखानी है। क्लियर हुआ है? यस मैम। तो ये आपका सेक्शन था, 95% है कि इस सेक्शन का क्वेश्चन आपका यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी हमने किया है, जितना हमने किया इस सेक्शन का कंप्लीट वहां से होगा ही होगा, 99% इवन में कह सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 100% भी, अगर हो सकता है कि इन केस ऐसा होता है कि पेपर पता नहीं कौन बनाएगा इस बार, तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल ब्रेक ना कर दे आगे पीछे से देके, तो इसलिए हम इम्पल्सिव करने का सोच रहे थे। वैसे तो आपका सेक्शन इतने से ही कंप्लीट होगा, तो सेकंड सेक्शन एक बार तो इतना ही कर लेना अभी के लिए, फिर आगे देखते हैं। अब कल से हम थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे आपका। थर्ड सेक्शन जो कुछ फ्लोज हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, स्फीयर के केसेस हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में आपके 3 आर्टिकल वैसे तो बनते हैं, जिनमें से एक आर्टिकल पेपर में डायरेक्ट आता है 16 मार्क्स में। 3 आर्टिकल फिक्स हैं आपके, उनमें से कोई भी एक आर्टिकल 16 मार्क्स में आ जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो उससे पहले लेकिन बेसिक के लिए 1-2 थ्योरम हम और करेंगे, फिर वो 3 आर्टिकल्स करेंगे। तो कुल मिला के, और वो बड़े बड़े आर्टिकल भी, ऐसा नहीं छोटे छोटे हैं बिल्कुल, कि एक दिन में हो सकता है एक ही आर्टिकल हो, मुश्किल से हो सकता है आधा ही आर्टिकल हो, आधा हमें नेक्स्ट डे करना पड़े। लेकिन जो 3 आर्टिकल है, गारंटेड है कि आपका एक क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा, सीधा 16 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बेनिफिट है कि हाँ पता चल जाता है। इवन नांदल सर तो ऐसा था कि कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता था कि हाँ ये पेपर में ये वाला आर्टिकल आ सकता है। जब सर लिखवाते थे क्लास में, तो कहीं ना कहीं यूँ लगता था कि हाँ इस पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस हो रहा है।